वेलकम टू कॉफ़ी विद ऑफिसर्स। ये अपने एडीसी साहब है हरजिंदर सिंह IAS, उन्हें बढ़िया पहल है और चलो इस बहाने तुम्हारे नाल इंट्रैक्शन करने का मौका मिलेगा। मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं मोहम्मद सरफराज आलम IPS 2019 बैच है मेरा और बेसिकली मैं बिहार से रहने वाला हूँ। पंजाब काडर में मेरी पोस्टिंग होगी और अभी SK सिटी पटियाला की पोस्ट करनी। तो यहाँ आपसे स्टार्ट करते हैं, बट फॉर्मल इंट्रोडक्शन आप ही स्टार्ट करो एक बार। मेरा नाम नीतू है, BCom फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो मैं 1 साल से प्रिपेयर कर रही हूँ UPSC के लिए। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे CSET है, अगर पहले इंट्रोडक्शन आगे क्वेश्चन राउंड कर लेंगे। नीतू हो कि आप सृष्टि अपना बता दो। हाँ जी, my name is Srishti and I am from Delhi and I currently study in 11th class along with my UPSC preparation and my aim is to become a IAS officer. Very good. मेरा नाम राजन कुमार है, मैं BCom 3rd ईयर में हूँ फिलहाल और मैं चाहता हूँ कि मैं एक बैंक मैनेजर बनूँ, इसलिए मैंने अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दी इसकी। Very good. I am Hriday Sharma and I am pursuing my 11th in Commerce from Dave Public School and I aspire to be an IAS officer and I have started preparing for it. Very good. My name is Ribhav Gupta. I am right now in 9th standard, the British Coed High School, and my aim is to become an IAS or an IPS officer. Very good. जो इंट्रोडक्शन हो गया, now we'll start in talking openly. जो भी आपकी क्वेरीज हैं, बारी-बारी पूछते जाओ। आप पूछ लो नहीं तो पहले। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे CSET है और बाकी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट क्या आना चाहिए? जैसे अभी देखो आप फाइनल ईयर में हो, तो अगर UPSC के लिए प्रिपरेशन करना है तो फाइनल ईयर में जो बेसिक चीज़ें होती हैं UPSC के लिए, NCERT वगैरह हो गई, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं न्यूज़पेपर रीडिंग के हैबिट्स वगैरह, वो तो अभी से आपको डेवलप करना होगा। वो टाइम लगता है क्योंकि नॉर्मली हम स्कूल्स में या कॉलेजेस में रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत वगैरह होती नहीं। तो जैसे स्पेसिफिक न्यूज़पेपर्स वगैरह हो गए, लाइक द हिंदू हो गया या द इंडियन एक्सप्रेस हो गया। उसके अलावा आपको बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स भी आ गए हैं जहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, छोटे छोटे वीडियोस मिल जाएंगे। आप अगर किसी ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हो जहाँ पे आपको गाइडेंस मिलती है, तो वहाँ से भी आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। अभी से थोड़ा स्टार्ट करोगे तो पहले तो आपको पता चल जाएगा प्रिपरेशन में करना क्या होता है। और जब टाइम मैनेजमेंट की बात आएगी तो UPSC नीड्स डेडिकेशन, आपको फुल्ली फोकस होना ही पड़ेगा उसमें। तो जब आप एक्चुअल प्रिपरेशन में एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली एक आपको रूटीन बनाना होगा, प्लानिंग करनी होगी। फेज 1 में मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है, ये हो जाएगा तो फिर क्या कंप्लीट करना है, और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर पाओगे कब आपको एग्जाम में क्लियर करना है। सृष्टि? हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो UPSC एग्ज़ाम है इसके बारे में इन शॉर्ट मतलब कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में, इंटरव्यू में, सो एक बार आइडिया हो जाएगा। देखो UPSC बेसिकली 3 फेजेस में एग्जाम लेता है। पहला होता है प्रीलिम्स, देन मेंस, देन इंटरव्यू। अब सिलेबस की बात करो तो सिलेबस काफ़ी डायनेमिक है। आप UPSC के वेबसाइट पे जाओगे तो आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगी। प्रीलिम्स में क्या पूछते हैं, मेंस में क्या होता है और इंटरव्यू में क्या क्या होता है। प्रीलिम्स में बेसिकली क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं और उसका एक प्री सेट सिलेबस है, और उसमें क्या होता है कि वो आपका जनरल अवेयरनेस वगैरह चेक करते हैं। इसमें बेसिकली 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ का होता है, एक CSAT का होता है। CSAT हो गया मेंटल कैपेबिलिटी चेक करेंगे आपकी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप कैसे हो, क्या हो, मैथ्स कैसा है, जनरल IQ कैसा है। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं GS में आते हैं जनरल स्टडीज़ में, ये आप क्लियर कर लोगे तो आपका आएगा मेन्स राउंड। उसमें क्या होता है आपका कंप्लीट पर्सनैलिटी यानी ओवरऑल एनालिटिकल कैपेबिलिटी कैसे है, आप अपने आइडियाज़ को पेपर पर कैसे ला पा रहे हो, तो उसमें सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं। फाइनल होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी वो चेक करते हैं कि आप बुक्स का जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करोगे, सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, आपकी सोच क्या है, आप क्या एस्पायर करते हो, और उसके अकॉर्डिंगली आप सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। राजन? सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि जो जनरल कैटेगरीज है उनके लिए 6 अटेम्प्ट्स हैं, तो सपोज एक बच्चा है उसने पहला अटेम्प्ट दिया तो उसे ऐसा लगा कि पहले अटेम्प्ट में उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उसके हिसाब से उसने पेपर दिया तो रिजल्ट ये आता है कि वो क्लियर नहीं कर पाता। तो नेक्स्ट दूसरा अटेम्प्ट देगा वो, तो पहले अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि उसे थोड़ी अवेयरनेस होगी कि ये चीज़ें हैं, इन पर मुझे फोकस करना है
और ये चीज़ें जो मुझे आती हैं उससे थोड़ा कम फोकस करना है। तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में क्या हुआ कि दूसरी बार जब उसने दिया बच्चे ने तो बच्चा दोबारा फेल हो गया। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो जब तीसरी बार अटैम्प्ट दे रहा है उसे अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को कैसे बना के रखना है, क्योंकि 2 बार वो बच्चा फेल हो चुका है तो उसके दिमाग में डर है कि थर्ड टाइम अगर मैं दूंगा पेपर। तो सबसे पहली बात, अटेम्प्ट अननेसेसरी नहीं लेना है। ओके। ये मान लो ये नहीं कि मैंने कॉलेज पास कर ली, मैं जाके अटेम्प्ट लेके देख लूँ यूपीएससी क्या है। हाँ जी। उसके लिए तो आपको ना ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल ही है। यूट्यूब पे आप हम लोग टॉपर्स की वीडियोज़ आ जाएंगे, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उनकी वीडियोज आ जाते हैं। उसके थ्रू आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा एग्जाम्स में होता क्या है, कैसे होता है। आपको अपनी अगर कैपेबिलिटी चेक करनी है कि हाँ मैं अगर बेसिक्स तैयारी कर चुका हूँ, तो टेस्ट सीरीज आते हैं, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम में होता क्या है। तो जस्ट फॉर टेस्टिंग कि हाँ यूपीएससी में क्या होता है, आप क्लियर नहीं होना चाहिए। थोड़ा प्रिपरेशन कर लो, प्रिपरेशन करके आपको लगता है कि हाँ निकाल सकते हो तो ठीक है, फिर आप अपियर करो एग्जाम में। उसमें फेल होते हो तो दैट इज पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस। आप कह लो 2 एग्जाम अटेम्प्ट दे दिया, उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में जाओ, मेंटल कंपोजर कैसे मेंटेन, उसके लिए यही है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर प्रिपरेशन अच्छी है, आपने की है, प्रॉपर गाइडेंस में की है, तो ऑलरेडी आप मेंटल स्टेबल रहोगे, अच्छे से अटेम्प्ट दोगे। तैयारी पर डिपेंड करता है। स्कूल के एग्जाम देने जाते हो तो क्या होता है, पढ़ के जाओ तो आपको पता है एग्जाम तो निकल ही जाएगा, पास कर ही जाओगे। 5 क्वेश्चन आएंगे उसमें 4 तो कर ही दोगे, पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएगा। सेम केसेस विद यूपीएससी, आप तैयारी करके जा रहे हो तो आप ऑलरेडी आपका माइंडसेट बना रहेगा मैंने तैयारी की है। कुछ कमी रह जाएगी तो वहाँ पे आप फिर से ना वो फोकस करके वो कर सकते हो। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि जैसे हम अगर एस्पायर करते हैं कि हमने यूपीएससी के लिए अपीयर करना है, तो उसके प्रिपरेशन के टाइम पे अगर हम लोअर लेवल के एग्जाम दें तो क्या उससे कोई हमें बेनिफिट होता है, जैसे एसएससी टाइप उसके साथ? तो कोई भी एग्जाम्स दोगे उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी एक फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए। सपोज आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो कि आईएएस आईपीएस तो उसके लिए दोगे, लेकिन जो सभी लोग सजेस्ट करते हैं एक प्लान भी नहीं होना चाहिए। यूपीएससी इज नॉट द ओनली ऑप्शन। मान लो अगर यूपीएससी आपका नहीं होता, ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने लाख्स ऑफ लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, सिलेक्शंस हो रहा है इन थाउजेंड्स। उसमें भी आईएएस आईपीएस आके देखो अकाउंटिंग तो पूरे साल में 350 के आसपास आईएएस और आईपीएस मिला कर रहा है। तो यूपीएससी इज नॉट द ओनली थिंग एंड यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए हमेशा प्लान भी होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जो कैंडिडेट है वो यूपीएससी नहीं क्लियर करता, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आगे कुछ भी नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सत्य नडेला साहब, उनका सुनते हैं, उनका सुना ही होगा, सत्य नडेला गूगल, उन्होंने भी है ना ये शायद प्रिपरेशन की, देन ही वेंट टू आईटी। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मेरा एक बैचमेट ही है जो मेरे साथ तैयारी कर रहा था वहाँ दिल्ली में, वो सिस्को में था बैंगलोर में, उसकी पे पैकेज भी अच्छी थी, उसके 6 अटेम्प्ट में यूपीएससी नहीं हुआ, बट आज वो अच्छा सेटल्ड है, ही इज अर्निंग वेरी वेल, लिविंग हैप्पीली। तो आपको क्या है कि यूपीएससी को एज ए ऑप्शन देखना चाहिए, फुल फोकस फुल डेडिकेशन आना चाहिए। एक बार में नहीं हुआ फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। एक तो पॉजिटिव एनर्जी से ट्राई करोगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि सक्सेस करोगे। इन केस अगर मान लो लगता है कि इसमें थोड़ी सी कमी है, मुझे बैकअप बना लेना चाहिए, वो मल्टीपल रीजन से हो सकता है। सपोज किसी को फाइनेंशियल बैकअप चाहिए कि घर से पूरी सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, इनकम लिमिटेड है पेरेंट्स के, आपको अपने आप को सपोर्ट करना है। तो नॉर्मली क्या होता है, लोग बोलते हैं पहले नीचे वाले के एग्जाम निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाएंगे। तो मेरे साथ भी देखो, मैंने आईटी इंडस्ट्री में 5 साल जॉब की है बैंगलोर में, वहाँ सेविंग्स कर ली, तब मैंने तो जॉब छोड़ी, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया। क्यों? मुझे था कि मैं अपना बैकअप बना। उसी तरह आपके लिए भी जो क्वेश्चन है कि दूसरे एग्जाम्स को अपेयर करना चाहिए कि नहीं कर सकते, बिल्कुल नो डाउट, लेकिन फोकस पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए यूपीएससी। उसके साथ साथ आपको लगता है कि हाँ पहले जैसे स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, उसका सिलेबस ऑलमोस्ट यूपीएससी का छोटा वर्जन होता है, कॉम्पिटिशन भी थोड़े कम होते हैं, रिलेटिवली ईजी होता है, तो उसको ट्राई कर सकते हो पहले। बहुत लोग, बहुत सारे एग्जाम्पल है कि पहले स्टेट पीसीएस में सिलेक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक आईपीएस मैम है रवजोत ग्रेवाल, पीसीएस रैंक 1 थी वो पंजाब में, बाद में आईपीएस भी हो गए। उनके हस्बैंड है नवनीत बैस सर आईपीएस, उनका पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ, तो वो पटियाला पोस्टेड भी रहे थे काफ़ी दिन तक, तो वो भी ग्रुप ए सर्विस थी, फिर से उन्होंने दिया तो आईपीएस में।
वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। मेरा पहले सिलेक्शन हुआ था डिफेंस वाले सर्विसेज में, इंडियन ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस सर्विसेज। मुझे उससे बैकअप मिल गया था कि यार चलो फिर से सैलरी आने लग गई है, ट्रेनिंग के साथ साथ फिर से मैं दे दूँ, फिर से मैं अपेयर हुआ मेरा IPS के लिए। तो प्लान भी रखोगे हमेशा तो कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। मैं बताऊँ सर आपकी क्या एस्पिरेशन थी कि आपने IPS चूज किया? देखो यार, मतलब हर के डिफरेंट ना होते हैं। जैसे कहीं कहीं क्या होता है कि फैमिली सपोर्ट होता है। मुझे क्या था कि जैसे मैं मिडिल क्लास बैकग्राउंड हूँ, बिहार से हूँ, तो बिहार में एक माइंडसेट है कि सिविल सर्विसेज इज द बेस्ट जॉब। ठीक है, वो सही बात भी है। मतलब इसमें आप ये देखो कि अगर ये ना चेयर पे देखोगे तो यू कैन डू मेनी थिंग्स फॉर द सोसाइटी। एक तो इंस्टेंट जस्टिस भी दे सकते हो। तो वैसे थी मैं IT जॉब में था, मेरी पे पैकेज भी ज़्यादा थी कंपेयर टू दिस जॉब। ठीक है, वहाँ की लाइफ भी रिलेटिवली ईजी थी। जैसे वहाँ क्या होता था, 5 दिन जॉब करो, 2 दिन छुट्टी है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी भी थी। मैं बैंगलोर में था तो आई वॉज गेटिंग ऑप्शन टू गो टू USA, वहाँ के लिए वीज़ा प्रोसेस करने के लिए नाम जब था। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम घर वालों ने बोला कि इनको कोशिश करनी। तो इवन आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि मतलब कोशिश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ता गया, मेरे सिलेक्शन यहाँ हो गई। जैसे आप ब्रिटिश पोएट में हो, टॉप पे स्कूल है, मेरी स्कूलिंग बहुत नॉर्मल स्कूल से हुई है। ठीक है, अब उसके बाद तो मैंने मतलब ड्रॉप भी कर दिया था पढ़ाई। ठीक है, +2 में मैंने तो एक बार एग्जाम ही नहीं दिया, छोड़ दिया कि नहीं होने वाले सब चीज़। ठीक है, +2 में मेरे 58.11% बस। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी यार, नहीं होने वाली इंग्लिश। लेकिन होता नहीं, डेस्टिनी जब रहता है तो फिर उसके बाद है ना, मैं एग्ज़ाम दे के बैंगलोर चला गया। वहाँ पे मतलब अब दुनिया जब देखते हो तो आप खुद भी इंस्पायर होते हो, यार ये लोग भी कर रहे, ये लोग भी कर रहे, ये लोग भी कर रहे, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो चैलेंजेस आते हैं, फाइनेंशियल चैलेंज भी आते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको इंस्पिरेशन मिलती है। फैमिली बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट होता है। वही चीज़ें आप जैसे एस्पायर कर रहे हो सकता है किसी आप ब्रदर को देख के, किसी फ्रेंड को देख के, या किसी ऑफिसर को देख के इंस्पायर होते हो, उससे मोटिवेशन मिलती होगी। तो जो किक पॉइंट कहते हैं, दैट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। आप कैसे इंस्पायर हो? तो मतलब रिलेटिव्स वगैरह भी 1-2 हैं, SDM वगैरह। तो मतलब मेरा पहले से भी था या पायलट या सिविल सर्वेंट, तो सिविल सर्वेंट का ज़्यादा। चलो वेरी गुड। तो वही होना चाहिए, इसमें फैमिली का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और पूछो, कुछ पूछना है? बच्चे कुछ ही पूछ सकते हैं बिकॉज़ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ਤੁਹਾਡੇ लिए। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि UPSC के लिए नहीं करना चाहिए, UPSC के लिए नहीं करना चाहिए और किन्हें करना चाहिए? क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें कोई दृष्टि कोई कोचिंग सेंटर है जो UPSC की प्रिपरेशन कराते हैं, उनमें एक सर थे, उन्होंने कहा था कि जो कुछ लोग हैं जो कि अपनी जैसे सोसाइटी को सुधारने, जैसे कि अपने राजस्थान के हो गए या अपने बिहार वगैरह के हो गए, उनमें एक लेवल होता है कि उन्हें UPSC करना है। तो उनका जो फोकस होता है UPSC करने का, वो मेनली होता है क्या है कि या तो वो अपने सोसाइटी को सुधारना चाहते हैं, या उनका माइंड सेट होता है कि UPSC करेंगे तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है। तो वो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किन्हें करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए। देखो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे आप अभी सोच रहे हो कि आप बैंक की तैयारी करो, हाँ जी। ठीक है, तो आपने एक लेवल से सोच के रखा है कि मैं इसकी तैयारी कर लूँगा, मैं तैयारी करूँगा, सिलेक्शन भी हो जाएगी। हाँ जी। ठीक है, ये सिलेक्शन भी हो जाएगी। तो वो अभी आपकी एज भी कम है, फाइनल ईयर में आपको हाँ जी। हो सकता है बैंक पीओ जब निकल जाए तो आपके लगे नहीं अब एक बार मैं मौका देते हैं UPSC की तैयारी करूँ। तो वो पता है मल्टीपल सोर्सेज होते हैं इंस्पिरेशंस के। अब से आप बिहार और राजस्थान वालों की बात कर रहे हैं कि उनको लगता है कि मैं UPSC ही निकालूँ। तो जैसे होता है कि एक सोशल मोबिलिटी भी होती है। जैसे कि नॉर्मल फैमिली का बच्चा है, अब उसको बोलो कि ना लंदन जाके MBA कर लें, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन UPSC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे 100-200 रुपये का फॉर्म भरो, आपकी तैयारी अच्छी है तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब में आप इंटर कर सकते हो ऑन मेरिट। इस जॉब में ना ही किसी की सिफारिश चलती है, ये नहीं होता है कि आप फला के बेटे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें जिसको आता है, जिसकी कैपेबिलिटी है, जिसमें कैलिबर है, वही आ सकता है। वो फर्क होते हैं। तो UPSC ऐसी चीज़ है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए वो डेडिकेटेड है कि नहीं। ठीक है, आपको एक तो चाहिए गाइडेंस कि आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते हो। हाँ जी। लेकिन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। वहाँ पे गाइडेंस की जरूरत होती है। तो आप जब
किसी नाम मान लो इंस्टीट्यूट से जुड़ते हो, ठीक है, या किसी सीनियर से जुड़ते हो, तो वो गाइड करते हैं ओके कि अच्छा आप तैयारी कर रहे हो, अगर मान लो एनसीईआरटी पढ़नी है तो पहले एनसीईआरटी में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट ये पढ़ लो। हाँ जी उसके बाद जब एक्चुअल सिलेबस की बात आती है उसमें भी गाइडेंस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अदरवाइज आप खो जाओगे कि क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो। लेकिन वहाँ पे आपको प्रॉपर गाइड करते कि ये सारी बुक्स हैं, पहले आप ऐसे फोकस करो, आप नेक्स्ट 6 मंथ में ही इतनी चीज़ें कवर कर लो, नेक्स्ट और उसके बाद 3 महीने में ये चीज़ें कवर कर लो। तो सर्किल का रोल समझते हो ना कि पहले एक सेंटर हो गया हाँ जी कि आपने माइंडसेट बना लिया कि हाँ तैयारी करनी है, उसके बाद आपने एक बेसिक्स चीज़ें देख ली कि हाँ मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाली, बेसिक चीज़ें पता होगी, मेरा इंटरेस्ट है, सेकंड सर्किल कंप्लीट हो गया, उस पर आप ऐड ऑन करते जाओगे। ठीक है, अब चलो मैं अब तैयारी करने जा रहा हूँ तो प्रीलिम्स की तैयारी करता हूँ, प्रीलिम्स पता है कि हाँ मेंस देने से पहले ही मुझे मेंस की तैयारी करनी है, तो उस पर आप और चीज़ें ऐड ऑन करते हो। वहाँ पे आता है कि बेसिक्स के अलावा मुझे एडवांस बुक्स में ये सब पढ़नी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ आप है ना इंटरव्यू की भी तैयारी दिमाग में चलता रहता है कि इंटरव्यू में मुझे फ्लुएंसी चाहिए। अगर आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हो तो हिंदी में आपको फ्लुएंसी चाहिए, अगर आप इंग्लिश में दे रहे हो तो इंग्लिश बोलना आना चाहिए सही से, अगर आप लोकल लैंग्वेज में दे रहे हो तो उसमें भी कॉन्फिडेंटली देना है। यूपीएससी में कोई बार नहीं है, उसमें ये नहीं हो कि आपको मान लो पंजाबी आती है, आपको हिंदी अच्छे से नहीं आती, इंग्लिश में नहीं आती, तो आप चाहो तो पंजाबी में इंटरव्यू, उसके लिए एप्लीकेशन देना होता है। आप जैसे बोल रहे थे कि मतलब फिजिकल कैलिबर होता है कि नहीं होता है, 2016 बैच में एक लड़की है, गूगल पे जाके देखना, वो इनकम टैक्स में नाम बोल रहा हूँ मैं, उन्मुल खेर करके है, ठीक है। तो वो क्या उसका स्टोरी बड़ा स्ट्रगलिंग है, उसको मुझे वो उससे ना मतलब डिफॉर्मिटी का पता नहीं है, तो उसको क्या है कि अगर मान लो गिर भी जाएगी ना तो हड्डी टूट जाएगी उसका, ठीक है। तो वो शूज़ भी पहनती है तो बड़ी स्पेशल किस्म का शूज़ पहनती है, इतना चौड़ा वो सपोर्ट के साथ वाला। तो वो भी मतलब दिल्ली की रहने वाली है, दिल्ली में जामिया नगर एक साइड के वहाँ उस साइड की रहने वाली है, खुद से अपनी कोचिंग को सपोर्ट करती थी, ठीक है। उसके बेसिस पे उसका DU में किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ था। तो सोचो जब वो लड़की स्ट्रगल करके पढ़ सकती है कि मतलब उसके मल्टीपल फ्रैक्चर्स है, मतलब उसका वो बोन से रिलेटेड कोई डिजीज है उसको, जिसके वजह से उस जब कुछ भी छोटा सा भी हल्का चोट भी लग गई तो हड्डी फ्रैक्चर कर जाती है। उसके बाद वो सिविल सर्वेंट बन गई, वो अभी डिप्टी कमिश्नर है IRS में कहीं पर। तो इसलिए कोई बात नहीं है यूपीएससी में सबके लिए। आप बहुत सारे पोस्ट देखते हो कि बहुत सारे IAS हैं मतलब हैंडीकैप वो जाते हैं, और हाइट वेट मैटर नहीं करता है, आप किस तरीके से आपकी मेंटल कैपेबिलिटी क्या है उसमें मैटर करता है। एंड सर मेरा क्वेश्चन है कि जो 11th क्लास में तो मैं 11th क्लास में पढ़ रही हूँ, तो साथ साथ मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आप अगर फोकस करो तो पता होना चाहिए कि वो जो आपका एम है क्या, यूपीएससी होती क्या है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि +2 की पढ़ाई छोड़ दो आप, वो तो आप पढ़ोगे, लेकिन हाँ जो आपने +2 तक पढ़ा है वो यूपीएससी में काम आता ही आता है। तो जब जो प्रेजेंट में आप पढ़ रहे हो वो पूरी मेहनत लगन से पढ़ो, ठीक है। साथ के साथ ना अपने आप को मोटिवेट करने के लिए उसमें क्या होता है, क्या जैसे मान लो हॉबी डेवलप करनी है, तो सपोज आपकी रीडिंग की हॉबी है तो वैसी किताबें पढ़ो कि आपको फ़ायदा भी हो उसमें साथ साथ। जैसे GS तो वैसे खाओ शुरू करो लो पता करके बात करते हैं। एंड सर जैसे कि यूपीएससी में जैसे 11th क्लास से मैंने 11th क्लास से शुरू कर दिया, बिकॉज मुझे चाहिए कि आगे चल के 12th जब कंप्लीट होगी सो इतना टाइम नहीं बचेगा, सो इसलिए मैंने 11th से शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है। सो मतलब कि इससे पढ़ाई पे इतना कोई असर तो इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना? मैंने क्या बोला, जो आपने 11th में पढ़ोगे आप, ठीक है, वो आपको यूपीएससी में भी काम आएगा। डजंट मैटर कौन सा सब्जेक्ट पढ़, सपोज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, 10th तक में तो हिस्ट्री पढ़ा होगा, बेसिक बुक्स सब में कॉमन है, वो यूपीएससी वाले भी सारी बुक्स उठा के पढ़ते हैं। 11th में आप कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? 11th में मैं पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। अब जैसे इकोनॉमिक्स की बात करो, जो एनसीईआरटी की बुक्स 11th 12th की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी, उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो काम तो कहीं ना कहीं आएगा। तो आप जो पढ़ रहे हो उससे तो आपका मतलब जो मेन गोल है वो तो आपका डाइवर्ट ही नहीं हो रहा, आप उस गोल के लिए काम कर रहे हो। जो आप 11th 12th में पढ़ाई करो अच्छे से करो। और सर जैसे यूपीएससी में जो मैथ्स का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब इन ऑल सब्जेक्ट्स मैथ्स
क्या इम्पोर्टेंस रखता है? तो मैथ्स क्या है कि एक मेंटल कैपेबिलिटी तो आपकी डेवलप करता है। तो जैसे सीसेट पेपर होता है, वो क्वालिफाइंग है, उसमें आपको कुछ परसेंटेज मार्क्स ही लाना होता है, उसमें मैथ्स का रोल है कि आपको थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आना चाहिए, मेंटल जो है कैपेबिलिटी वो डेवलप होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं पूछते उसमें, बेसिक चीज़ें पूछते हैं, छोटे छोटे ना मैथ्स होते हैं, वो तो रोज रहेगा ही रहेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जैसे आज की सोसाइटी में अगर हम देखें, क्योंकि इंडिया एक डेवलप हो रही है कंट्री, तो एक सोसाइटी में ये चल रहा है कि अगर एक बच्चा 10th में अच्छा स्कोर ले लेता है तो उसको साइंसेज में ही जाना चाहिए। तो जैसे अब मेरी भी अगर मैं परसेंटेज बताऊं तो 90 से अबव आई थी, पर मैंने कॉमर्स परस्यू करना प्रेफर करा। तो मुझे भी कई लोगों ने पूछा कि आपने साइंस क्यों नहीं चूज़ करी, तो मेरा ये था कि मैं कंफर्ट की और ज़्यादा प्रेफर करूं और ये करूं कि एफिशिएंसी हो। तो क्या जो हमारा अब मैं जैसे यूपीएससी की भी सोच रहा हूँ, एस्पायर कर रहा हूँ, एस्पिरेंट का हूँ, तो क्या जो हमारा यूपीएससी है क्या वो एक ऐसा स्टीरियोटाइप बस्टर है कि ज़रूरी नहीं है कि आईआईटी या फिर जेईई एक सक्सेसफुल चीज़ हो? वैसा कुछ भी नहीं है। यूपीएससी में सारे स्ट्रीम से लोग आते हैं, लिटरेचर लेकर आते हैं। लास्ट ईयर आप देखोगे हिंदी लिटरेचर, कन्नड़ा लिटरेचर जो कर्नाटक की लैंग्वेज है, उससे काफ़ी लोगों ने निकाला है। तो ये तो उम्मीद है कि सिर्फ इंजीनियरिंग करके ये साइंस बैकग्राउंड वाले ही निकालते हैं। हाँ, जैसे इंजीनियरिंग की बात हो, जैसे आईआईटी की बात हो, कि आईआईटी बहुत ज़्यादा निकालते हैं, वो क्या उनको मेहनत करने की आदत हो जाती है। अब जैसे मैथ्स की बात कर रहे हो, मेंटल कैपेबिलिटी डेवलप करती है। जो आईआईटी में मैथ्स पढ़ते हैं वो तो पूछते नहीं है नॉर्मल यूपीएससी में, इसमें हिस्ट्री पूछते हैं। लेकिन क्या होता है कि उस प्रिपरेशन के दौरान आईआईटी में जब वो कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनका मेंटल कैपेबिलिटी एक तरीके से डेवलप कर जाता है, और सोचने का तरीका, समझ लो, और मेहनत कैसे करनी है। अगर मान लो 12 घंटे ही पढ़ना तो आराम से बैठ कर पढ़ लेंगे, क्योंकि उनकी आदत हो जाती है मेहनत करने की, तो वो फ्रूटफुल होता है। और जैसे है क्या कि बल्क में लोग तैयारी कर रहे हैं, तो 100 बंदे अगर निकाल रहे हैं उसमें 15 आईआईटीएन आ जाए, तो इसलिए फिगर ज़्यादा है कि आईआईटीएन ही निकाल रहे हैं। लेकिन है क्या कि वो मेहनत करके आ रहे हैं, अपनी मेहनत के बल पे निकाल रहे हैं। आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड की बात कर रहे हो, दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड को टॉपर रहते हैं, वो टॉप मेंटल बन गया अपनी यूपीएससी। तो वो उम्मीद है कि सिर्फ साइंस वाले ही निकाल पाएंगे, सारे निकाल सकते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की जो बात है वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की है। आप मान लो टॉप कॉलेज में इकोनॉमिक्स में आपका एडमिशन हो गया, दिल्ली विलियम डी वगैरह में, वहाँ के बाद आप पढ़ोगे ही नहीं, तो यूपीएससी होगा कभी, पढ़ोगे तभी होगा। और तुम खान क्यों? सर आपका कितने अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था? मैं एक बार दिया था डिफेंस, आईओएस में हुआ था, उसके बाद मैंने प्री दिया था, प्री नहीं हुआ था, थर्ड अटेम्प्ट में ये आ गया आईपीएस। कौन सा है? पहले में मेरा वो हो गया था आईओएस, इंडियन ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस सर्विसेज। वो जैसे आप बताया था बैकअप वाली बात, उससे मुझे बैकअप मिल गया था। उसके बाद ही दिया था प्रीलिम्स, तो मेरा 0.5 मार्क्स से प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसके बाद फिर ये इसमें हो गया। सर कैडर अपना एज पर रैंक ਹੁੰਦਾ एज पर रैंक एंड एज पर चॉइस। ओके सी इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड। आप अपने माइंड को कैसे अप्लाई करते हो। तो एक कंसेप्ट कहते हैं कि अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं। सपोज आपने ये कुछ भी पढ़ लिया, सपोज ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे हो, तो उससे रिलेटेड कोई अप्लाइड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये कहना है कि मतलब बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन सर, उसमें आप कैसे अप्लाई करके उस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। वो पूछ देंगे, सपोज आप पटियाला से हो, इंटरव्यू में से पूछ देंगे कि ग्लोबल वार्मिंग से पटियाला में, मान लो इंडिया में फ्लड की प्रॉब्लम आ रही है, पटियाला में फ्लड की प्रॉब्लम आ रही है, आप अगर डीसी पटियाला लग जाते हो, ठीक है, तो आप कैसे क्या करोगे। तो वहाँ का अप्लाइड माइंड होगा। इस टाइप के क्वेश्चन ही वो घुमाते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। मैं अपने इन्हें बिजी शेड्यूल से टाइम देता ताकि जो एस्पायरिंग बच्चे ने सिविल सर्विसेज दी उनको कोई गाइडेंस मिल सके। कोई अपने देश के भविष्य में हाँ जी सर, ये बढ़िया करेंगे, अपना देश बढ़िया करेगा। जी जी, सारा एक पर्पस यही ਸੀਗਾ कि जो बच्चे एस्पायरिंग साढ़े अच्छे बच्चे ने जिले उन्होंने एक मौका मिले जो आप करियर ਦੇ ਵਿੱਚ बनना चाहते हैं, क्योंकि सर इतना एनवायरनमेंट नहीं देखा होता बच्चे ने जनरली, कि थोड़ा मिलने का मौका मिले, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर। बच्चों को एक टोकन देना बस। थैंक यू। यही पे आ जाएंगे। आज बोल ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलो आ जाओ, आप आ जाओ। हेलो 60
आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एक ग्रुप फोटो कर लिया। आ जाओ।